Assalamualaikum everyone. Welcome back to Research Hour. This is me, Aisha Ghaffar here with another exciting video. आज की ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगी कि अगर आप एमफिल के या पीएचडी के स्टूडेंट हैं और आपने जो है वो रिसर्च पेपर लिख लिया है, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डन है। अब आपने ये करना है कि आपने कोई अच्छा सा जर्नल ढूंढना है और उस अच्छे से जर्नल में पेपर जो है सबमिट करा देना है। आफ्टर सबमिटिंग योर पेपर आपको सिर्फ वेट करना है कि अगर कोई रिजेक्शन लग के आती है या कोई क्वेश्चन उन्होंने करना है तो ठीक है, अदरवाइज आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि जर्नल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने किस हद तक रीड करने हैं, क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज की ये वाली जो वीडियो है उसमें मैं बात करूँगी कि आपने जब किसी जर्नल में अप्लाई करना है तो उस जर्नल की जो है वो किस तरह से रिक्वायरमेंट्स को रीड करना है। लाइक इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स अगर कोई स्टूडेंट पहली दफ़ा अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है और उसने अभी तक किसी भी जर्नल की रिक्वायरमेंट्स को रीड नहीं किया तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर किसी स्टूडेंट ने जर्नल की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको रीड किया हुआ है, उनको गो थ्रू किया हुआ है, तो भी उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरह से हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो स्किप कर जाते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उन्हें छोटी-छोटी बातों को लेके जर्नल जो है वो आपका पेपर रिव्यू में जाने से पहले ही वापस आ जाता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जब पहली दफ़ा अपना पेपर किसी जर्नल में सबमिट कराया था तो मुझे मेरा पेपर जो है वो एडिटर के पास भी नहीं गया था और वो पहले ही वापस आ गया था। तो मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की थी जिनको मैंने बहुत लाइटली लिया था और उनको इग्नोर कर दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे लग रहा था कि इतनी छोटी-छोटी बातों की वज़ह से जर्नल कभी भी आपका पेपर जो है वो रिटर्न नहीं करता। तो इस तरह से एक तो टाइम बहुत वेस्ट होता है और अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका पेपर फर्स्ट टाइम इतनी छोटी-छोटी मिस्टेक्स की वज़ह से रिटर्न हो जाए तो वो वाला जर्नल दूसरी दफ़ा वो पेपर, बहुत दफ़ा मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि वो जर्नल वो पेपर एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपके पास फिर मसले हो जाते हैं कि आपको न्यू जर्नल ढूँढना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करना और उसके अकॉर्डिंगली अपना पेपर सेट करना और सारी चीज़ें दोबारा से करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं चलती हूँ जर्नल की रिक्वायरमेंट्स की तरफ। अच्छा जी, तो आपने जर्नल सेलेक्ट कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। अब आप क्या करते हैं कि ऑथर गाइडलाइन पे आते हैं। ऑथर गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दिए हैं कि जो भी ऑथर है उसको इस तरह से अपना पेपर सेट करना है। तो यहाँ पर पहली चीज़ जो आपने देखनी होती है किसी भी जर्नल को सेलेक्ट करने से पहले, वो उसका एम और स्कोप देखना होता है कि आपका पेपर मैं अगर बायोमेडिकल की स्टूडेंट थी और मैं मेडिकल फिजिक्स पे काम कर रही थी, ब्रेन ट्यूमर मेरी रिसर्च का टॉपिक था, तो यहाँ पर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का भी जर्नल है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं देखती हूँ कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बायोमेडिकल के अगर पेपर्स उन्होंने ले रहे हैं तो मैं ये वाला जो जर्नल है इसमें पेपर अपना सबमिट कराती हूँ, तो आई एम गुड टू गो। तो मैं ये क्या करती हूँ कि मैं पहले तो ऑथर गाइडलाइंस में जाने से पहले मैं इसके अबाउट में जाऊंगी और मैं इसका एम्स और स्कोप देखूंगी। यहाँ पर देखें आप, बायोमेडिकल इमेजिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग के पेपर्स ये एक्सेप्ट कर रही, मीन्स कि ये मेरे एरिया के अंदर है ये वाला जर्नल। तो जब मैंने ये देख लिया तो मैं फिर क्या करूँगी, मैं नीचे आ जाऊँगी। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप है तो आप किसी भी उस जर्नल में अपना पेपर जो है वो पब्लिश करवाएं जो कि जिनकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। और अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप फ्री ऑफ चार्ज जर्नल ढूँढें। फ्री ऑफ चार्ज जर्नल्स बहुत कम है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है वो चार्ज जर्नल ही मिलते हैं। तो अगर आपने फ्री ऑफ चार्ज ढूंढना है तो पहले आप ओपन एक्सेस पे आएँ और आप देखें कि इनके आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। अगर इनके आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस हैं तो वो किस तरह से अप्लाई होते हैं, आप उस क्राइटेरिया के अंदर लाइक कर सकते हैं या नहीं। और अगर आप लाइक कर सकते हैं तो आप उसको आगे पढ़ें, उसकी
क्राइटेरिया और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और ऑथर गाइडलाइंस, और अगर आप उस एरिया के अंदर लाई नहीं करते तो आप अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय किसी और जर्नल को ढूंढें जो कि जिस एरिया के अंदर आप। तो सबसे पहले जब भी आप किसी जर्नल को ओपन करें तो ऑथर गाइडलाइंस में भी जाने से पहले आप 3 चीज़ें असेस करें। पहली बात तो ये कि आप अपना स्कोप देखें कि उस जर्नल में आपके पेपर का स्कोप है या नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। तो फिजिक्स के बहुत सारे जर्नल्स के अंदर भी बायोमेडिकल के जैसे बहुत सारे जर्नल्स थे, लेकिन उनमें मेरे पेपर का स्कोप था या नहीं ये मुझे देखना चाहिए था। तो सबसे पहली बात आपको ये देखनी है। दूसरी बात, आपने आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस देखने हैं कि ये पेपर या ये जर्नल पेपर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करने के बाद जब वो पब्लिश करता है तो उसके प्रोसेसिंग चार्जेस हैं या नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ओपन एक्सेस फंडिंग के बारे में उन्होंने बताया होता है। ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि करंट आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस सब्जेक्ट टू वेट और लोकल टैक्सेस वेयर एप्लीकेबल, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने डिटेल में बताई हुई है। इतने डॉलर्स, इतने यूरोज और वो सारी चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें आपने, और यहाँ पर जो इन्होंने विजिट्स करने का कहा होता है कि आवर ओपन एक्सेस पोर्टल और आवर जनरल प्राइसिंग फ्रिक्वेंटली आंसर क्वेश्चंस फर्दर इंफॉर्मेशन, तो इनको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर रीड करें, क्योंकि आपके पास अगर आपने कोई अच्छा जर्नल सेलेक्ट करना है और आपके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, और अच्छी बात है कि अगर आप अपना पेपर किसी ऐसे जर्नल में पब्लिश कराएंगे जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत हाई हो, जिसका आपके पास एक्सेप्टेंस के रेट्स ज़्यादा हो, चांसेस ज़्यादा हो, तो आप ज़रूर ये भी देखें कि उसका इंडेक्स कहाँ कहाँ है। पबमेड में इंडेक्स होना चाहिए, स्कोपस में इंडेक्स अच्छा रहता है, और बाकी आपको पता ही है कि पबमेड सेंट्रल में इसका जो वो इंडेक्स है वो भी अच्छा होना चाहिए। क्वार्टाइल ज़रूर देखें कि कौन से क्वार्टाइल में लाई करता है आपका ये जर्नल। तो बजाय इसके कि आप किसी लो इम्पैक्ट फैक्टर में अपना पेपर पब्लिश कराएं, और आप किसी हाई इम्पैक्ट फैक्टर में अगर आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका पेपर एक पेपर 3-4 पेपर के बराबर होगा, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये चीज़ भी आप देखें, ये चीज़ भी असेस करने वाली होती है। इंडेक्सिंग सर्विस इसको बोलते हैं। उसके बाद आप पीयर रिव्यू पॉलिसी देखें और एडिटोरियल पॉलिसीज़ देखें। लाइक ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कितने दिन में रिव्यू या कितने मंथ में रिव्यू करके देता है। ये ना हो कि आप अपना पेपर जो है वो सबमिट करा दें और आपको बाद में पता चले कि इसका रिव्यू टाइम 1 ईयर का था, तो आप 1 साल तक इंतज़ार करते रहें कि 1 साल के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरा पेपर पीयर रिव्यू प्रोसेस में गया भी या एडिटर्स के पास से ही वापस आ गया। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर पेपर जर्नल के अकॉर्डिंगली, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सेट करने से पहले देखनी है। तो यहाँ पर आप ज़रूर चेक करें। उसके बाद जी, उसके बाद आप आ जाएँ, ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऑथर गाइडलाइंस के ऊपर जाने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इन चीज़ों को देखकर अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो। तो आप जो हैं वो फिर ऑथर गाइडलाइंस पे जाएँ और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अपना पेपर सेट करें। अब यहाँ पर देखें सबमिशन गाइडलाइंस पे अगर हम बात करें, सबमिशन गाइडलाइंस पे हम जाते हैं, और सबमिशन गाइडलाइंस का मतलब ये है कि अगर आपने अपना पेपर ऑथर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ है तो आपने सबमिट करना है पेपर। तो सबमिट करना है पेपर, तो उसके लिए उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग बताई हुई है। देखें बिफोर यू सबमिट, सबमिशन गाइडलाइंस में उन्होंने 3 स्टेप बताए हुए हैं। तो बिफोर यू सबमिट मतलब जब आप अपना पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रिपेयर करने के लिए ये देखिए उन्होंने सबसे पहली बात एम्स एंड स्कोप की बताई है कि आप एम एंड स्कोप से गो थ्रू होकर ही अगले प्रोसेस पे जाएं। उसके बाद उन्होंने क्या कॉस्ट एंड फंडिंग, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिटेल में कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मेक श्योर योर मैन्यूस्क्रिप्ट इज एक्यूरेट, लाइक लैंग्वेज एडिटिंग सर्विसेज के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद कॉपीराइट नो प्लेजरिज्म, नो कॉपीराइट मटेरियल इज एक्सेप्टेड। तो इसी तरह का आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो 0% प्लेजराइज्ड होना चाहिए, मतलब उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, उसमें आपका अपना काम होना चाहिए। और अगर आपका प्लेजरिज्म इन्होंने
ऑथर गाइडलाइंस में बताया हुआ होता है कि कितने % ये प्लेजरिज्म एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एडिटर्स और बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो लेस देन 15% और लेस देन 10% अलाउ करते हैं, लेकिन बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो कि 1% 2% भी अलाउ नहीं करते, 0% प्लेजरिज्म अलाउ करते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जब आपका पेपर जो है वो सब कुछ हो जाए आपके पेपर में, आपने हर तरह से अपने पेपर को सेट कर लिया हुआ है, तो फिर आप उसको सबमिट करें। और सबमिट करने के लिए आपको सिंपली आपको जो है वो अकाउंट क्रिएट करना होगा और आपने फिर वो जो जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायरमेंट होती हैं वो सबमिट कर देंगे। लेकिन बिफोर सबमिटिंग और बिफोर क्रिएटिंग योर अकाउंट यू हैव टू गो थ्रू द मैन्यूस्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर आप जाएं, जब आप अपना प्रिपेयर कर रहे होंगे मैन्यूस्क्रिप्ट, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं आपको कि आपने जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें मैं सारा डिटेल में आपको तरीका समझाऊंगी कि मैन्यूस्क्रिप्ट जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको देखना ज़रूरी है, जिसमें आप किसी भी जर्नल में जाएंगे तो आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपेयर करने से पहले देखनी है। अगर आप उन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे तो आपका पेपर रिव्यू में जाने से पहले ही वापस आ जाएगा, जो कि टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो इंशाल्लाह उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि आप अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एनी जर्नल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।